मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे अनुराग कश्यप की, और साथ ही अनुराग कश्यप की बयान जो ब्राह्मणों के खिलाफ जितनी आपत्तिजनक बयान, बीभत्स बयान, गंदा बयान अनुराग कश्यप जैसे फिल्म के निर्देशक ने दिया था, बॉलीवुड के निर्देशक ने दिया था, उससे भी वो तो उसके लिए तो खैर अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांगी है। लेकिन उसके बाद विगत एक सप्ताह के अंदर कर्नाटक में दो घटनाएं घटती है। कर्नाटक में सीईटी का एग्जाम चल रहा था, उसमें विगत 2 दिन पहले शनिवार को एक तो कल घटना घटी है और फिर एक घटना 3 दिन पहले घटी थी। कल की घटना है बीदर में जहां एक कैंडिडेट को परीक्षा एग्जामिनेशन देते समय उसे कहा गया कि आप जनेऊ उतार दो, उसके बाद ही एक परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। उस विद्यार्थी ने जनेऊ, ये बीदर जिले की घटना है, और उस विद्यार्थी ने जनेऊ उतारने से मना कर दिया, तो उसे परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। ठीक, वैसे इसके आरोप में जो है वहाँ के उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो साई स्फूर्ति पीयू कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर चंद्रशेखर, और वहाँ का जो स्टाफ मेंबर सतीश पवार, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये घटना घटी उससे पहले 3 दिन पहले कर्नाटक के शिमोगा जिले मतलब वहाँ जो बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका गृह जिला है, वहाँ से अभी सांसद हैं उनके पुत्र येदियुरप्पा के वाई राघवेंद्र, और वहाँ से ये समाचार कि 3 दिन पहले 3 विद्यार्थियों को इसी प्रकार से जनेऊ उतारने को कहा गया। 2 विद्यार्थी ने जनेऊ उतार दिया, तीसरा जिसने उतारने से मना किया उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। तो इस प्रकार की घटना जिस प्रकार की घटी, ये 2 घटनाएं, उसके बाद साथ ही जिस प्रकार की बयानबाजी अनुराग कश्यप के द्वारा हुई, उतना ही नहीं, लगातार आप देश भर में बार बार सुनते हैं कि यहाँ हर कुव्यवस्था के लिए, हर कुरीति के लिए अगर आरोप लगाया जाता है तो ये कहकर कि इसके लिए ब्राह्मणवाद जिम्मेवार है, बशर्ते कि ब्राह्मणवाद के बारे में किसी ने पढ़ा नहीं, ये कोई जानने का प्रयास नहीं करता है कि ब्राह्मण है कौन। ले आया जाता है बीच में मनुस्मृति को और मनुवाद। लेकिन शायद जितने भी लोग हैं जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, उन लोगों ने शायद मनुस्मृति पढ़ा नहीं होगा। मनुवाद है क्या, ब्राह्मणवाद है क्या, मनु कौन थे, ब्राह्मण कौन है, इस बात की उसको समझे बगैर केवल और केवल जो जन्म से एक जाति है ब्राह्मण, उसके ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप। छोटा सा आज हम 2 पक्ष में इसका विश्लेषण करेंगे, 2 एंगल होगा हमारा। एक तो सबसे पहला ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति इस पर क्यों होती है। देखिए एक चीज सीधा समझिए आप, इस देश के अंदर आज वर्तमान में 2 राजनीतिक धारा है। ठीक है, एक धारा ऐसी है जो अब किसमें क्या सत्यता है वो हम अगले वीडियो में कभी बात करेंगे, आज नहीं, आज मैं आप दर्शकों पर छोड़ूंगा। ठीक है, एक वो धारा है जिसे आप बीजेपी आरएसएस की धारा कहते हैं, वो हर उसका प्रयास क्या होता है राजनीतिक रूप से कि मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराया जाए देश भर के अंदर। ठीक है, और जो बीजेपी विरोधी जितनी भी ताकतें हैं, जिनकी संख्या असीमित है, बहुमत में वही है, तो जो जितने भी बीजेपी विरोधी राजनीतिक शक्तियां हैं, चाहे उसमें वामपंथी शक्तियां हो, कांग्रेस पार्टी, जातिवादी शक्तियां हो, व्यक्तिवादी हो, जितने भी है, प्राय सब के सब उनका प्रयास क्या होता है ना, उनका प्रयास होता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराओ। क्योंकि उसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि अगर शैक्षणिक और सामाजिक रूप से देखेंगे तो तथाकथित जो ब्राह्मण जाति है, तथाकथित मैं जोड़ रहा हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा मैंने अलग पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा। देखिए 2 तरीके की परिभाषा होती है, एक राजनीतिक परिभाषा होती है, दूसरा होता है शाब्दिक और सांस्कृतिक परिभाषा। तो दोनों में डिफरेंस है। राजनीतिक परिभाषा तो वही बताई जाएगी जो नेता पढ़ाएंगे, और जिसकी सत्ता, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं तो जितने दिन शासन में मुगल रहे, उन्होंने जो ब्राह्मणों की परिभाषा बताई वो ज्यादा प्रिवेल करता है। अंग्रेज रहे 200-250 साल, अंग्रेज जब शासन में रहे तो अंग्रेजों ने जो ब्राह्मणों की परिभाषा बताई, मुगलों ने जो बताई, वही आज देश के लोग समझ रहे हैं कि ब्राह्मण कौन।
क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, ठीक है, ये चारों वर्ण के बारे में कहा जाता है, ऐसा वो बताते हैं, ठीक। और जैसे अछूत, अनटचेबिलिटी, तो जो अंग्रेजों ने और जो मुगलों ने पढ़ाया वही हम जानते हैं, चूंकि हमारा इतिहास में तो वही लिखा हुआ है कि अछूत मतलब अनटचेबिलिटी की परंपरा शुरू कहाँ से हुई, ठीक है, और शुरुआत करने का श्रेय किससे जाता है, तो ब्राह्मणों को जाता है। इसीलिए ब्राह्मणों को गाली देकर आप 3%, 4%, 5% जो ब्राह्मण है देश भर के अंदर, उनके खिलाफ उनको गाली देकर आप 95% का ध्रुवीकरण करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी राजनीति है, चाहे वो अनुराग कश्यप कर रहे हो, चाहे आज कर्नाटक की सरकार कर रही हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल, कई राजनीतिक दल हैं जो ये करते हैं, आज मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये लगातार होता है। वैसे ही जैसे बीजेपी प्रयास करती है कि मुसलमानों के खिलाफ हम पूरे हिंदू समाज को संगठित करें, वैसे ही जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराकर हम पूरे और समाज के जितने भी अंग हैं उनके वोट को अपने पाले में डाल लें। तो मूल कारण यही है। और लेकिन दुर्भाग्य उससे बड़ा है। दुर्भाग्य उससे बड़ा क्या है ना कि कई बार आप ठीक है कि आप उस जाति का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन जनेऊ का उपयोग क्या है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? क्या जनेऊ की व्यवस्था केवल एक जाति के लिए थी? नहीं थी। थोड़ा पढ़ो यार, इतिहास पढ़ो, और इतिहास पढ़ते समय नजरिया भारतीय रखना, तो फिर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हमारा भगवान कौन है? भगवान हमारा, अगर आप बात करते हैं ना भारतीय संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, हिंदू संस्कृति, तीनों नहीं है, एक नहीं है। ब्राह्मण संस्कृति कब से हिंदू संस्कृति हो गई भाई? वो भारतीय संस्कृति है। हिंदू संस्कृति नाम आप जो भी दे लीजिए उसको, लेकिन हर जाति की अलग अलग संस्कृति नहीं होती है। संस्कृति जगह की होती है, वो संस्कार होता है, वो हस्तांतरित होती है, वो बनाई नहीं जाती, वो लिखी नहीं जाती, और उसके पीछे वहां का भूगोल होता है, वहां का इतिहास होता है, ठीक है। खैर ये सब पढ़ने की चीजें हैं, राजनेता पढ़ते नहीं है। राजनेता केवल दूसरे जो पढ़ाए जाते हैं वो तोड़ने वाली बातें करते हैं, इसलिए राजनेताओं की बात अलग होती है, उनकी परिभाषाएं अलग होती है। और राजनीति में कहावत है कि ट्रेंड वही सेट होता है जो सत्ता में होता है, सत्ता ही ट्रेंड सेट करती है। तो इस देश के अंदर जितने ज्यादा लोग, जो लोग सत्ता में अधिक दिनों तक रहे, उन्हीं के द्वारा ट्रेंड किए गए, सेट किए गए ट्रेंड ही राजनीतिक नैरेटिव बन गए। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ज्यादा जरूरत नहीं समझने की, केवल एक चीज समझो ना भाई। जैसे मान लो एक मिनट के लिए आज आपको कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में अगर हम जल डालते हैं, नीम के पेड़ में जल डालते हैं तो आपके पति की आयु बढ़ती है, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? कहेंगे कि कंजर्वेटिव है, दिमाग खराब हो गया है। पीपल और बर के पेड़ में पानी डालने से, नीम के पेड़ में पानी डालने से, तुलसी माता को पानी डालने से कहीं किसी का जीवन हुआ है, जीवन मिला है? लोग कहेंगे सावित्री और सत्यवान की कहानी झूठी है। लेकिन सच क्या है यार? कहां से ऑक्सीजन कहां से मिलती है? जीवन क्या है? जीवन है पंच तत्व, जिसे हम भगवान कहते हैं ना, वही जीवन है। हमारा भगवान ही जीवन है। जब हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि जाहिल व्यक्ति है। नहीं, भगवान मतलब जीवन। भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि, नौ से नीर। भगवान यही है, पंच तत्व। पंच तत्व से ही हम बने हैं। हमारा शरीर जो है ना, इस धरती पर जितने भी तत्व है बने हुए, ये सभी यही 5 चीज से बने हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं, सब इन 5 तत्वों की संरक्षण और संवर्धन के लिए है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि तुलसी के पौधे का संरक्षण करो, तो बिना जल डाले हुए संरक्षण होगा क्या? नीम, पीपल, बरगद में अगर आप जल नहीं डालेंगे तो संरक्षण कैसे होगा? वायुमंडल शुद्ध कैसे होगा यार? मोमबत्ती जलाने से या बांस वाला अगरबत्ती जलाने से होगा? कौन सा गैस निकलता है जब आप बांस जलाते हैं? तो पता है, थोड़ा पता कीजिए, पढ़िए थोड़ा सा। और जब दिया जलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? वायुमंडल को कौन शुद्ध करता है और कौन गंदा करता है? समझ में आ जाएगा तो बताइएगा कमेंट करके कि दिया जलाने पर वायुमंडल शुद्ध होता है, या अगरबत्ती जलाने से, या कैंडल जलाने से। अगर थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते हैं तो समझ जाइएगा कि अगरबत्ती क्या है, कैंडल क्या है और दिया क्या है। आज के लिए इतना ही। इसीलिए ब्राह्मण को गाली दिया जाता है
चाहे वो जनेऊ उतरवाया जाए, चाहे अनुराग कश्यप हो। और वस्तुतः जिनको ब्राह्मण कहकर गाली आप दे रहे हैं ना, वो दरअसल ब्राह्मण है ही नहीं। लेकिन मकसद क्या है? मकसद एक ही है, हिंदुस्तान को कमजोर करना, भारत को कमजोर करना, भारतीय संस्कृति को गलियाना। इससे बचाओ यार समाज को, देश को। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।